नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल। इससे पहले हम विश्व भूगोल में काफ़ी बढ़िया जो है टॉपिक कर चुके हैं, जैसे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ चुके हैं, आपके जैव मंडल पढ़ चुके हैं, साथ ही हम विश्व की जो नदियां हैं उसके बारे में बात कर चुके हैं, विश्व के पठार पर्वतों के विषय में बात कर चुके हैं। और इसी प्रकार से हम जो है इतिहास भी पढ़ेंगे और साथ ही भूगोल और साथ ही राजनीतिक विज्ञान का भी अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पर रीट की तैयारी करवाई जा रही है। अगर रीट से संबंधित कोई भी आप वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे आप NCERT पढ़ना चाहते हैं, चाहे मनोविज्ञान देखना चाहते हैं, या SST बहुत बढ़िया तरीके से करवाई जा रही है, अगर वो आप सब वीडियो देखना चाहते हैं तो उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में चले जाएँ और वहाँ पर आप ये सब पढ़ सकते हैं। आज जो हम प्रश्न करने जा रहे हैं इनकी संख्या रहेगी 53 और ये व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर हम लेकर आए हैं आपके सामने। अंत तक बने रहिएगा अगर आप वायुमंडल को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक भी प्रश्न आपका रीट जो आपके 2021 में होगी, क्योंकि फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है, तो 2021 में अगर रीट होती है तो वायुमंडल से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो अंत तक बने रहिएगा अच्छी तरह से वायुमंडल को समझने के लिए। पहला प्रश्न हम देखेंगे, उससे पहले छोटी सी गुजारिश है। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं, उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास का जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियो कोई भी अपलोड की जाती है वो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। दूसरी बात कि अगर वीडियो अगर आप पसंद करते हैं, थोड़ी सी भी पसंद आती है, अपने मित्रों में शेयर जरूर किया करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कमेंट करें, फ़ोन नंबर न मांगे, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कोई भी अगर आप बात पूछना चाहते हैं। तो चलिए आज बिना देर किए पढ़ना शुरू करते हैं वायुमंडल। इसके व्याख्या सहित प्रश्न देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, छोटा सा टॉपिक है वायुमंडल। तो वायुमंडल जो है ये होता क्या है, ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर से जो घिरा हुआ वायु का आवरण होता है वो ही क्या होता है, वो वायुमंडल कहलाता है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जो घिरा हुआ वायु का आवरण होता है जिसमें वायु विद्यमान रहती है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका वायुमंडल। देखिए 1600 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है धरातल से लेकर, ठीक है, समुद्र तल से लेकर 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है ये फैला होता है, क्या, वायुमंडल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगर वायुमंडल का तापमान ऊंचाई बढ़ेगी तो घटेगा या बढ़ेगा। आप सोच के देखिए कि अगर वायुमंडल का तापमान आप ऊंचाई पर जाते हैं, आप किसी पहाड़ पर जा रहे हैं, तो क्या होता है, आपको गर्मी लगने लग जाती है या सर्दी लगने लग जाती है। सिंपल सी बात है कि तेज़ी से जो तापमान होता है वो क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है। जैसे जैसे हम धरातल के, जैसे ये पृथ्वी है, इसका धरातल जो है इसके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, तापमान क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर वायु घनत्व जो है वो ज़्यादा होगा। अगर समुद्र की बात करें, समुद्र तल की बात करें तो वहाँ वायु घनत्व ज़्यादा होगा, वायु दाब ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, वैसे वैसे वायुमंडल का तापमान जो है कम होने लग जाएगा। वायुमंडल की लगभग आप मान लीजिए कि 97% जो वायु होती है वो बिल्कुल धरातल की क्या होती है, निकट ही रहती है। जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो ये जो वायु है वो कैसी होने लग जाएगी, विरल होनी शुरू हो जाएगी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का तापमान ऊंचाई बढ़ने से क्या होता है। देखिए वायुमंडल का तापमान जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ तेजी से क्या होता है, घटता है। अगला प्रश्न, वायु का घनत्व समुद्र तल पर कैसा होता है। अभी हमने बात की थी कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे, समुद्र तल की बात करेंगे तो वहाँ पर वायु का घनत्व जो होता है वो कैसा रहता है, वो अधिक रहता है। देखिए धरातल जो होता है, धरातल के जो ये पृथ्वी है इस पर वायुमंडल का दबाव जो होता है उसकी मात्रा हर जगह अलग रहेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए ये क्या है, आपके ध्रुव हैं, तो ध्रुव पर उसका अलग प्रभाव रहेगा। ये भूमध्य रेखा है तो यहाँ पर वायु का घनत्व अलग रहेगा। और ये जो बाकी जो जगह है जहाँ पर आप कह लीजिए कि मध्य क्षेत्र जो होता है वहाँ पर वायु का घनत्व अलग रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि समुद्र तल पर सबसे अधिक रहता है आपका वायु का घनत्व। अगला है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। ये प्रश्न जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए,
क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए है क्योंकि आरटेट हुआ करता था पहले, आरटेट 2011 हुआ है, फिर रीट हुई है, रीट 2000 आपके 15 हुआ है। तो इन दोनों में ही ये कॉमन प्रश्न पूछा गया था कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए थे, एक था समताप मंडल, एक था क्षोभ मंडल, एक था आयन और एक था ओजोन मंडल। तो देखिए क्षोभ मंडल जो है ये सबसे निचली परत होती है। अगर आप बात करें, ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर वाली ये जो परत है ये कौन सी है? ये आपके क्षोभ मंडल है। इससे ऊपर वाली परत जो है ये कौन सी है? समताप मंडल है। इससे ऊपर जो होती है, इससे ऊपर ये कौन सी होती है? आपके मध्य मंडल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपके ये होता है मध्य मंडल। और उसके बाद जो होती है ये होता है कौन सा? मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल। और ओजोन मंडल कुछ नहीं होता, आयन मंडल की ही परत क्या कहलाती है? ओजोन मंडल कहलाती है। और ओजोन, ये जो आपका आयन मंडल है इसके ऊपर भी एक परत होती है जो क्या कहलाती है? जो आपके बहिर्मंडल कहलाती है। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो परत है ये होती है ताप मंडल, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है आयन मंडल और एक होता है बहिर्मंडल। आयन मंडल तो यहाँ पर होता है अंदर की तरफ और बहिर्मंडल ये वाला होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो कौन सी है? वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, देखिए अगर आप थोड़े आपको लगता है कि जल्दबाजी है तो आप क्या किया करें, स्टॉप करके वापस से उसको सुन लिया करें, पॉज कर लिया करें, उसको वापस से सुन लिया करें, ताकि आपको जो है कोई भी बात है वो वापस समझ में आ जाएगी। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो प्रश्न है ये रीट 2017 में पूछा गया है। अच्छा, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि समताप सीमा पर औसत तापमान कितना रहता है? समताप सीमा पर औसत तापमान कितना रहता है? तो ये देखिए, ये है आपके पृथ्वी, फिर है ये क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल। ये सब ये पूछा है कि ये समताप सीमा होती है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा हो गया? मध्य मंडल। ये कौन सा है? मध्य मंडल। तो मध्य मंडल और समताप मंडल को जोड़ने वाली सीमा जो है वो समताप सीमा कहलाती है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है? यहाँ पर टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि समताप सीमा पर रहता है। देखिए, जब आप पृथ्वी से ऊपर क्षोभ मंडल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो आपका तापमान है घटना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं। पर जब हम समताप क्षोभ मंडल जब खत्म होता है, क्षोभ सीमा से लेकर समताप मंडल की तरफ जाते हैं, तो वैसे वैसे क्या है? तापमान वापस से बढ़ना शुरू हो जाता है। शुरू होता किसकी वजह से है? आगे हम बात करेंगे जब हम ओजोन की बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि समताप सीमा पर औसत तापमान कितना रहता है? तो औसत तापमान रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये प्रश्न जो है रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि अगर पहला प्रश्न रिपीट हुआ है तो ये भी रिपीट हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं हो तो क्या होगा? देखिए, पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होगा तो क्या होगा? चंद्रमा पर क्या है? चंद्रमा पर भी क्या है? वायुमंडल नहीं है। तो क्या होगा? यहाँ पर भी चंद्रमा की तरह दिन तो रहेंगे गर्म और रातें हो जाएंगी ठंडी। क्यों? क्योंकि देखिए, पृथ्वी का जो धरातल होता है, पृथ्वी का धरातल जो है, ठीक है, यहाँ पर वायुमंडल, एक मिनट, देखिए पृथ्वी का ये धरातल है और इस धरातल पर कांच, जैसे एक कांच का घर है ना, तो ये सूरज है, कांच की रोशनी अंदर आ रही है, वापस जब विकिरित होती है तो वो कम सीमा में विकिरित होगी। तो उसी प्रकार से धरातल पर क्या होता है कि पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडल एक कांच के घर के समान क्या करता है? लघु तरंगी सौर विकिरण को, ये जो सौर विकिरण आती हैं, इनको पृथ्वी के धरातल पर आने तो देता है। ठीक है, आती तो है ये, लेकिन देखिए यहाँ से छटकर आएगी, क्योंकि यहाँ पर समताप मंडल आ गया। समताप मंडल में ओजोन मंडल होता है, ओजोन गैसें होती हैं, जिसकी वजह से जो पैराबैंगनी किरणें वगैरह हैं वो हमारे मतलब हमें नुकसान नहीं पहुँचाती है। तो ये देखिए, इसको आने तो देता है, किसको? सौर विकिरण को पृथ्वी के धरातल पर। लेकिन पृथ्वी से विकिरित होने वाली जो ये लंबी तरंगें होती हैं, इनको पृथ्वी के बाहर जाने से क्या कर देता है? पृथ्वी के बाहर जाने से रोक देता है, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाने से रोक देता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर टेम्परेचर जो बना रहेगा इस वायुमंडल में वो कितना रहेगा?
35 डिग्री सेल्सियस। कितना रहेगा? 35 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान पृथ्वी पर जो है एक कंबल का काम करता है। और दिन और रात के तापमान में क्या होता है? अधिक अंतर नहीं होने देता। ऐसा नहीं होता कि दिन का टेम्परेचर 60 डिग्री हो जाए और रात को जो है -70-75 डिग्री हो जाए। तो इसको समान बनाने के लिए, औसत बनाए रखने के लिए 35 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखता है कौन? वायुमंडल। कौन बनाए रखता है? वायुमंडल। तो यहाँ पर चंद्रमा की तरह दिन भी क्या होंगे? गर्म होंगे और रातें ठंडी होंगी अगर पृथ्वी पर वायुमंडल न हो। देखिए, यानी कि सूर्य की जो खतरनाक विकिरणें होती हैं उनसे पृथ्वी की रक्षा करता है, सीधी सी बात है। आगे देखिए, वायुमंडल है तो वायुमंडल क्या है? यहाँ पर देखिए जल वाष्प होती है, क्योंकि आपको पता है जल वाष्प का मंडल कहलाता है वायुमंडल। क्योंकि देखिए पृथ्वी के आपको पता है 70 या 71% जो जगह है, यानी कि ये जो 3 हिस्से हैं ये किससे बने हुए हैं? पानी से। जैसे महासागर हैं, सागर हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, हिम नदियां हैं। और बाकी जो ये थोड़ी सी जगह आपको दिख रही है ये क्या है? ये स्थल मंडल है। तो अगर जल ही जल होगा तो जल वाष्प का मंडल जो है वायुमंडल कहलाएगा। ठीक है, तो वायुमंडल क्या कहलाता है? जल वाष्प का मंडल कहलाता है। ठीक है, इससे धरातल पर क्या होती है? वर्षा होती है। किससे? वायुमंडल से। स्थल और समुद्र पर वर्षा के नियमित वितरण को भी कौन बनाए रखता है? वायुमंडल बनाए रखता है। ठीक है, धरातल पर वर्षा होने का कारण क्या है? वायुमंडल है। ठीक है, और स्थल और समुद्र पर वर्षा के नियमित वितरण को भी कौन नियंत्रित करता है? तो वायुमंडल नियंत्रित करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको जलवाष्प का मंडल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? या कौन? हाँ ठीक है, सिर्फ एक गैस की बात पूछ रहा है, सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा है। बाकियों की भी बात करेंगे, पर सर्वाधिक रूप से जो गैस पाई जाती है आप सब जानते हैं 78% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। कहाँ पर? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा यही गैस पाई जाती है। फिर है कि वायुमंडल में मुख्य रूप से होती कौन कौन सी गैसें? हमें पता तो होना चाहिए भाई, कौन कौन सी गैसें हैं हमारे वायुमंडल में। तो देखिए वायुमंडल में जो गैसें हैं, एक तो है नाइट्रोजन, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, एक है ऑक्सीजन और एक है आर्गन। ये बात हो रही है मुख्य गैसों की। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सी गैसें होती हैं बहुत कम मात्रा में, लेकिन ये जो है ये मुख्य रूप से होती हैं। नाइट्रोजन आपको बता ही दिया है कि 78% होती है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये होती है आपकी 0.03%। ये प्रश्न पूछा भी गया है आरपीएससी की एक परीक्षा में कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखिएगा 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में विद्यमान रहती है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन होती है 21%। ठीक है, 78% होती है नाइट्रोजन, 0.03% की बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गन की, तो ऑर्गन होती है 0.96%। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से जो है थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 0.96 पॉइंट जो होती है वो आर्गन होती है। इसके अलावा भी बहुत सी गैसें होती हैं, उनका हम जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी परतें होती हैं? तो वायुमंडल में आपको पता होना चाहिए, देखिए कौन कौन सी होती है। सबसे जो है ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर वाली ये हो गई क्षोभ मंडल, इसके ऊपर जो है ये है समताप मंडल। ठीक है, फिर इसके ऊपर आ गया ये क्या है? ये है आपका मध्य मंडल। उसके बाद वाली जो है इसको आप सुन लीजिए, इसको तापमंडल भी कहा जाता है। तापमंडल में जो ये अंदर वाला हिस्सा होता है ये आयन मंडल कहलाता है, और ये बाहर वाला जो होता है ये बहिर्मंडल कहलाता है। मतलब तापमंडल को 2 भागों में बांटा गया है। जो अंदर वाली परत है इसको आयन मंडल और बाहर वाली को बहिर्मंडल कहा जाता है। लेकिन वैसे हम इसको नाम देते हैं, पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन और पांचवा बहिर्मंडल मान लिया जाता है। तापमंडल को 2 भागों में, यानी कि आप 4 भी कह सकते हैं। कितनी प्रकार की परतें हैं? तो अगर आपके ऑप्शन में 4 हैं, 5 नहीं दिया हुआ, तो आप 4 भी सही लगा सकते हैं। और अगर आपके ऑप्शन
में 5 दिया हुआ है ABCD में, ठीक है, तो आप 5 सही करेंगे क्योंकि 5 परतें जो है मुख्य रूप से मानी गई हैं। क्षोभ मंडल सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी नहीं, आप कह लीजिए कि पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक जो होती है सबसे निचली परत जो होती है वो क्षोभ मंडल होती है। उसके बाद समताप, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। वायुमंडल की जिस परत में धूली कण और जल वाष्प मिलते हैं तो कहाँ पर मिलते होते हैं? जल वाष्प वाला मंडल किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है क्षोभ मंडल को। इसीलिए वायुमंडल की जिस परत में धूल कण मिलते हैं, हमें जल वाष्प मिलती है, तो वो क्षोभ मंडल कहलाता है। लगभग आप मान सकते हैं 12 से 18 किलोमीटर तक की इसकी मोटाई होती है, ठीक है। कई जगह पर 12 दिया है, कई जगह पर 18 दिया है, तो लगभग इसी के बीच में आप मानकर चलें। क्षोभ सीमा पृथक करती है, तो देखिए ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ये हो गया क्षोभ मंडल और ये हो गया आपके, ये है क्षोभ मंडल और ये है आपके समताप मंडल। तो समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करने वाली जो सीमा होती है ये कहलाती है क्षोभ सीमा। क्या कहलाती है? क्षोभ सीमा कहलाती है। तो ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल को क्या करती है? अलग करने का काम करती है। वायुमंडल की किस परत में जलवाष्प का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है? वही बात कि सबसे ज़्यादा जलवाष्प वाला जो है मंडल किसको कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को कहा जाता है। तो वायुमंडल की किस परत में जलवाष्प का सबसे ज़्यादा संकेंद्रण होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ सीमा पाई जाती है, तो क्षोभ सीमा जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल में पाई जाती है। क्षोभ सीमा अलग किसको करती है? समताप मंडल और क्षोभ मंडल को। क्षोभ सीमा पाई कहाँ जाती है? तो ये भी आपके क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य पाई जाती है। अगर इसकी हम मोटाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो 1.5 से लेकर 2 किलोमीटर तक की इसकी क्या होती है? मोटाई होती है या चौड़ाई होती है। वायुमंडल की जिस परत का मानव जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो कौन सी है? तो देखिए सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ता है? क्षोभ मंडल का। तो क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली परत है, ये पृथ्वी के पास में कौन सी परत पड़ती है? क्षोभ मंडल पड़ती है। तो मानव के जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभावी इसका पड़ता है क्योंकि इसी परत पर सबसे ज़्यादा मौसमी घटनाएं होती हैं। बरसात है, कोहरा है, बादल आ गए, तुषारपात हो गया, यानी कि स्नोफॉल हो गया। तो ये सब जो है कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में होता है। इसलिए मानव जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव भी यही डालती है। अधोमंडल का ही दूसरा नाम क्या है? क्षोभ मंडल है। और इसी को आप क्या कह देते हैं? इसी को आप जल वाष्प का मंडल भी कह देते हैं। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल में अधिकतर मौसमी घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें संपूर्ण वाष्पीकरण एवं अधिकतर धूल कण होते हैं। ठीक है, ये उत्तर साथ में लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर इसमें संपूर्ण क्षोभ मंडल में अधिकतर मौसमी घटनाएं क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें संपूर्ण वाष्पीकरण और जो अधिकतर जो धूल कण होते हैं इसी में होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादातर मौसमी घटनाएं जो है लगातार होती रहती हैं। बादल बन गए, बरसात हो गई, कोहरा आ गया, ठीक है, स्नोफॉल हो गया, ये सब चीज़ें यहीं पर होती हैं। क्या क्षोभ मंडल की मोटाई पृथ्वी के चारों ओर समान है? तो इसको समझना पड़ेगा कि है या नहीं है। तो इसका उत्तर आता है नहीं। क्षोभ मंडल की मोटाई पृथ्वी के चारों ओर समान नहीं है। क्यों? देखिए, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हो गई भूमध्य या विषुवत रेखा, ये हो गए हमारे ध्रुव, ठीक है, और ये हो गई मध्य क्षेत्र। तो देखिए जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, यहाँ पर इसकी मोटाई जो होती है वो ज़्यादा होती है। ज़्यादा मतलब 16 से लेकर 18 किलोमीटर तक इसकी मोटाई हो सकती है। ठीक है, कहाँ पर? भूमध्य रेखा क्षेत्र पर क्षोभ मंडल की मोटाई जो है वो 16 से 18 किलोमीटर तक हो सकती है। बात करें हम ध्रुवीय क्षेत्रों पर, तो ध्रुवीय क्षेत्रों पर इसकी जो मोटाई होती है वो कम होती है। कितनी होती है? 6 से लेकर 8 किलोमीटर तक होती है। इसको ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि इसके आधार पर बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, भूमध्य रेखा पर इसकी मोटाई 16 से 18 किलोमीटर, ध्रुवीय क्षेत्रों पर 6 से 8 किलोमीटर तक। और अगर ये आप मध्यवर्ती क्षेत्रों की बात करें तो मध्यवर्ती क्षेत्रों में इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 12
किलोमीटर, इसीलिए हम क्षोभ मंडल को जो है 12 किलोमीटर तक मान लेते हैं। वैसे ये 12 से 18 किलोमीटर तक मानी जाती है। ठीक है, अब इसके आधार पर कई प्रश्न बनेंगे और बाद में हम इसकी चर्चा करेंगे, तो ध्यान से सुन लीजिए कि क्षोभ मंडल की मोटाई पृथ्वी के चारों ओर समान नहीं होती। ध्रुवीय क्षेत्रों में इसकी मोटाई 6 से 8 किलोमीटर होती है। अगर हम बात करें भूमध्य रेखा की, तो यहाँ पर 16 से 18 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। और अगर हम बात करें मध्यवर्ती क्षेत्रों की, तो 12 किलोमीटर तक की इसकी जो है मोटाई रहती है मध्यवर्ती क्षेत्र में। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, तो तापमान पहले हम बात कर चुके हैं, घटता है। ठीक है, अब कितना घटता है, देखिए ये है आपकी पृथ्वी और ये क्षोभ मंडल है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे 12 से 18 किलोमीटर तक हमने क्या माना है, इसकी मोटाई मानी है ना। अभी हमने बात की थी कि ध्रुवीय क्षेत्रों पर 6 से 8 किलोमीटर तक मोटाई होती है, 16 से 18 तक भूमध्य रेखा पर मोटाई होती है, मध्यवर्ती भागों में 12 किलोमीटर तक मोटाई होती है, तो इसलिए 12 से 18 किलोमीटर जो है मान लिया जाता है। अब 6.5 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, यानी कि 6.5 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, हर 1 किलोमीटर के बाद जो है इसका तापमान जो है कितना घटता है, 6.5 डिग्री घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ बढ़ने पर 1 किलोमीटर के अंतर पर कितना तापमान घटता है, तो 6.5 डिग्री या 6.5 डिग्री सेल्सियस हर 1 किलोमीटर के बाद क्षोभ मंडल में तापमान घटता है। ठीक है, और ये जो ये तापमान घटता है इसको क्या कहा जाता है, जो 1 किलोमीटर तापमान घटता है इसको कहा जाता है सामान्य ताप पतन दर। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सामान्य ताप पतन दर। जो 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान घटता है क्षोभ मंडल में, उसको कहा जाता है सामान्य ताप पतन दर। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न आता है कि क्षोभ मंडल में ये हो गया, क्षोभ मंडल का दूसरा नाम क्या है। तो क्षोभ मंडल की अगर हम अन्य नामों की बात करें तो 2-3 नाम हम ले चुके हैं। अधोमंडल भी कहते हैं इसको, जल वाष्प का मंडल भी कहते हैं, इसके अलावा इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं संवहन मंडल, क्योंकि पृथ्वी में जो वायु धरातल, ठीक है, धरातल की ओर से गर्म होकर संवहन क्रिया द्वारा ऊपर की ओर उठती है, और जहाँ तक ये ऊपर की ओर उठती है वहाँ तक क्या होता है, वहाँ तक क्षोभ मंडल होता है। जैसे ये पृथ्वी है, ये आपका क्षोभ मंडल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी वायु ऊपर की ओर उठेगी, ठीक है, जो भी पृथ्वी की जो वायु होती है वो धरातल से गर्म होकर कहाँ उठती है, ऊपर की ओर उठती है। तो जहाँ तक ये ऊपर की ओर उठेगी वो क्षेत्र जो है वो क्या कहलाएगा, वो क्षेत्र कहलाएगा संवहन क्रिया। अच्छा, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, क्षोभ मंडल कहलाएगा। और ये क्रिया कौन सी है, ये क्रिया है संवहन क्रिया, तो इसीलिए इसको संवहन मंडल भी कह दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, परिवर्तन मंडल किसे कहते हैं। तो परिवर्तन मंडल इसी क्षोभ मंडल को कहते हैं, क्योंकि मौसमी संबंधी हर घटना जो है इसी परत पर होती है। इसी को एक और नाम है मिश्रण मंडल भी कह दिया जाता है, मिश्रण मंडल। इसके साथ ही इसको क्या कह दिया जाता है, इसको विक्षोभ मंडल भी कह दिया जाता है। विक्षोभ मंडल, मिश्रण मंडल, अधोमंडल, संवहन मंडल, जल वाष्प का मंडल, ये सभी जो हैं ये क्षोभ मंडल कहलाते हैं। जहाँ क्षोभ मंडल की मोटाई अधिक होती है वहाँ तापमान की गिरावट होती है। तो आ गया ना वही प्रश्न जो हमने अभी समझा था। तो तापमान की गिरावट, अच्छा सबसे पहली बात तो क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे ज़्यादा होती कहाँ पर है, अभी हमने देखा था ना कहाँ पर होती है, तो ये होती है आपके भूमध्य क्षेत्रों पर। तो यहाँ पर जो तापमान है ना, जो भूमध्य क्षेत्र है यहाँ पर तापमान कितना रहेगा, यहाँ पर तापमान जो है, तापमान की गिरावट जो होएगी वो होएगी -70 डिग्री सेल्सियस तक। भूमध्य क्षेत्र में क्षोभ मंडल की मोटाई अधिक होती है, वहाँ पर तापमान की गिरावट भी ज़्यादा होगी। जहाँ पर क्षोभ मंडल की मोटाई ज़्यादा होगी वहाँ पर तापमान की गिरावट ज़्यादा होगी। जहाँ पर जितनी कम होगी इसकी मोटाई वहाँ पर उतनी ही जो सेल्सियस है वो कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि भूमध्य क्षेत्र में 16 से 18 जो है किलोमीटर तक क्या रहता है,
आपका क्षोभ मंडल की मोटाई रहती है, इसीलिए यहाँ पर जो है टेम्परेचर भी ज़्यादा गिरता है, -70 तक गिरता है। अगर हम ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर मोटाई कम होती है, कितनी होती है, 6 से 8 किलोमीटर तक होती है। तो यहाँ पर भी जो तापमान होता है ना, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में क्षोभ मंडल की मोटाई कितनी होती है, लगभग 8 किलोमीटर तक रहती है, और इसीलिए यहाँ पर तापमान की अधिक गिरावट जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रहेगी, -45 डिग्री। ठीक है, तो ध्रुवीय क्षेत्रों पर जो है तापमान कम गिरेगा और भूमध्य क्षेत्रों पर तापमान ज़्यादा गिरेगा। यहाँ पर तो ध्रुवीय क्षेत्रों में तो सिर्फ -45 डिग्री टेम्परेचर होगा, और आपके भूमध्य क्षेत्र में मोटाई ज़्यादा होने की वजह से क्षोभ मंडल की तो -70 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समझ में आ गया? आगे देखिए, ध्रुवीय क्षेत्रों में क्षोभ मंडल की मोटाई कम होने पर यहाँ तापमान की गिरावट होगी। वही बात अभी जो हमने समझी है, -45 डिग्री होगी। ये ध्रुवीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है मोटाई जो होती है क्षोभ मंडल की कितनी होती है, 6 से 8 किलोमीटर तक की। इसी वजह से यहाँ पर जो तापमान रहता है वो सबसे कम जो तापमान होगा वो -45 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। आगे देखिए, मौसमी घटनाओं की छत कौन कहलाता है? तो मौसमी घटनाएं होती कहाँ पर है, क्षोभ मंडल में, इसीलिए क्षोभ मंडल में घटनाएं हो रही हैं, है ना, क्षोभ मंडल में। तो देखिए ये जो है, इसके बाद कौन सा आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका समताप मंडल, समताप मंडल। और ये क्या है, ये है क्षोभ मंडल। ठीक है, तो ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, क्षोभ सीमा। और क्षोभ सीमा के ऊपर क्या आ जाता है, समताप मंडल। समताप मंडल में किसी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती, इसीलिए मौसमी घटनाओं की छत किसको कहा जाता है, क्षोभ सीमा को कहा जाता है। एक चीज और कि जो क्षोभ मंडल होता है उसके बादल तो कैसे होते हैं, बरसात वाले होते हैं। समताप मंडल में भी बादल होंगे लेकिन वो बारिश वाले नहीं होंगे। क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है वो कितनी मानी जाती है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो किताबों में दी हुई है वो दी हुई है 8 से लेकर 14.5 किलोमीटर तक। ठीक है, वैसे इसको 12 किलोमीटर तक ही माना जाता है, लेकिन 8 से लेकर 14.5 किलोमीटर दी हुई है। अगर यहाँ पर ऑप्शन आपके 12 किलोमीटर आ जाए तो वो भी सही होगा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है और सर्वाधिक ऊंचाई मान ली, अगर ये उत्तर है तो ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल की खोज किसने की है, क्षोभ मंडल की खोज जो है 1920 में की थी मोले श्नोफ ने। मोले श्नोफ ने किसने की थी, मोले श्नोफ ने की थी 1920 में। और ये कहाँ के थे, ये रूस के थे। वायुमंडल का सबसे घना मंडल कौन सा कहलाता है, क्षोभ मंडल ही कहलाता है सबसे घना मंडल। समताप मंडल की खोज किसने की है, तो समताप मंडल की खोज जो की है वो टिजरेंस डी बोट ने की है। और कब की है, 1902 में की है। जेट विमान चलते हैं, जेट विमान देखिए जहां पर मौसमी क्रियाएं नहीं होंगी जेट विमान वहां पर चलेंगे। तो समताप मंडल में किसी प्रकार की मौसमी क्रियाएं नहीं होती, इसलिए जेट विमान यहां पर चलते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है, पैराबैंगनी जो विकिरण होते हैं उससे पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ठीक है, ये समताप मंडल में स्थित परत होती है, इसी के ऊपर ऊपरी सीमा में ओजोन गैस है जो क्या कहलाती है, ओजोन मंडल कहलाती है। क्षोभ मंडल की मुख्य गैसें कौन सी हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्षोभ मंडल की मुख्य गैसें हैं। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर क्या स्थित है, तो अगर हम बात करें पृथ्वी की इस सतह से लेकर 50 किलोमीटर का जो एरिया है वहां तक क्या है, समताप मंडल है। ऊपर की ओर जाने पर ओजोन जो है समताप मंडल में
समताप मंडल की जो सांद्रता है वो कम कर देते। आगे देखिए, इस प्रश्न में आपको बताती हूँ, 20 से 35 किलोमीटर तक ओजोन की सांद्रता होती है। तो 20 से 35 किलोमीटर तक ओजोन की सांद्रता जो होती है वो ज़्यादा होती है। ये आपके पृथ्वी है, ये आपका है क्षोभ मंडल, और ये है आपका समताप मंडल। ठीक है, तो जो ये समताप मंडल है, यहाँ पर क्या है, ऊपर की ओर जाने पर यहाँ पर क्या होती है, ओजोन गैस होती है। यहाँ नीचे तो ओजोन गैस की जो सांद्रता होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तो 50 किलोमीटर तक है एरिया, तो 20 से लेकर 35 तक का जो एरिया है वहाँ तक तो ओजोन गैस क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ओजोन की सांद्रता जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी समताप मंडल में। समताप मंडल में ऊपर की ओर जाने पर तापमान होता है, तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी कि तापमान जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ओजोन गैस की वजह से जो क्षोभ मंडल की परत पर -70 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया था, अब वो बढ़कर कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब थोड़ा समझ लें, ये पृथ्वी है, ये क्षोभ मंडल है, और ये क्या है, समताप मंडल। ये क्या है, समताप मंडल, और ये क्या है, क्षोभ मंडल। तो जैसे यहाँ से पृथ्वी से लेकर क्षोभ मंडल की जो आखिरी पॉइंट है, यहाँ पर तो है -70 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत कम है। लेकिन जब आप क्षोभ सीमा से समताप मंडल की अंतिम बिंदु तक जाएंगे तो ये तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, लेकिन समताप मंडल में तापमान जो है वो बढ़ता है ऊंचाई के साथ। क्यों बढ़ता है, ओजोन गैस की वजह से बढ़ता है। तो यहाँ पर आते आते तो ये जो है समताप मंडल, यहाँ पर आते आते यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान हो जाता है, यानी कि तापमान बढ़ जाता है क्षोभ मंडल की क्षोभ सीमा के मुकाबले। आगे देखिए, समताप मंडल में वायुदाब हो जाता है। समताप मंडल में वायुदाब जो होता है वो 1 मिलीबार हो जाता है। ठीक है, जबकि क्षोभ मंडल में जो होता है आपके वायुदाब वो 100 से लेकर 200 तक होता है, 100 ही माना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेल्सियस जो होता है, ये जो आपका वायुदाब हो जाता है वो 1 मिलीबार हो जाता है, यानी कि वायुदाब भी क्या है, घटता है। अगला प्रश्न है मुक्ता मेघ, या जिसी को क्या कह देते हैं, जिसको कह देते हैं आप पर्ल क्लाउड, यानी कि मोती जैसे, मोती के बादल कह सकते हैं, मोतियों जैसे बादल वायुमंडल की किस परत में देखने को मिलते हैं। तो मुक्ता मेघ या जो है मोतियों जैसे बादल समताप मंडल में देखने को मिलते हैं। ये बादल होते हैं लेकिन बरसात नहीं करते। मध्य मंडल में तापमान हो जाता है, मध्य मंडल में तापमान -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये आपका क्षोभ मंडल, आपकी पृथ्वी है, ये क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल है, और उसके बाद ये मध्य मंडल है। ठीक है, मध्य मंडल में यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहाँ पर देखिए, आपको समझाते हैं, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये क्षोभ मंडल है, यहाँ से लेकर आप पृथ्वी से क्षोभ मंडल की तरफ जाएंगे, तापमान घटता है। ठीक है, जब आप क्षोभ मंडल से समताप मंडल की ओर जाएंगे, ये समताप मंडल है, यहाँ पर तापमान बढ़ता है। ठीक है, वापस आ गया आपका ये कौन सा, मध्य मंडल। जब आप मध्य मंडल की ओर जाएंगे, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, आप यहाँ पर तापमान घटेगा। क्या होगा, वापस से मध्य मंडल में तापमान घटना शुरू हो जाएगा, और कितना रह जाएगा यहाँ पर रह जाएगा -100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि यहाँ से घटना शुरू हो जाता है। मध्य मंडल में वायुदाब में आती है तो वायुदाब में गिरावट आ जाती है, और देखिए यहाँ पर 0.01 मिलीबार जो है वायुदाब रह जाता है। देखिए आपका जो था समताप मंडल, वहाँ पर तो रह गया था कितना, वहाँ पर वायुदाब कितना रह गया था, वहाँ वायुदाब जो है वो 1 मिलीबार रह गया था। ठीक है, यहाँ पर 0.01 मिलीबार रह जाएगा मध्य मंडल में। मध्य मंडल जो है समताप मंडल की ऊपरी परत होती है। मध्य सीमा कौन सी होती है, इन दोनों को मिलाने वाली।
वायुमंडल में कौन से मंडल में उल्कापिंड घर्षण द्वारा जल जाते हैं, प्रश्न पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। तो कई बार जो होता है उल्कापिंड जो है पृथ्वी की ओर जब आते हैं तो जब मध्य मंडल में पहुंचते हैं तो यहाँ पर ये उल्कापिंड जो है घर्षण की वजह से जल जाते हैं। अगर कई बार नहीं जलते कुछ उल्कापिंड तो वो पृथ्वी पर आकर नष्ट हो जाते हैं, पर अधिकांशतः जो होते हैं वो कहाँ पर नष्ट हो जाते हैं, मध्य मंडल में नष्ट हो जाते हैं उल्कापिंड। अगला है निशादीप्त बादल दिखते हैं, तो निशादीप्त बादल जो है वो मध्य मंडल में जो है दिखते हैं। दरअसल ये क्या होते हैं, ये बादल होते हैं, ये बारिश नहीं करते। ये जो हमने बात की थी मध्य मंडल में उल्कापिंड की, उल्कापिंड जो है जब यहाँ पर घर्षण द्वारा टूट जाते हैं ना, टूटने के बाद क्या होता है कुछ जो है इनकी धूल रह जाती है और इस धूल के ऊपर क्या है कुछ जल वाष्प जो है अपना घेरा बना लेते हैं और ये घेरा बना लेते हैं। तो आपको पता है -100 डिग्री टेम्परेचर है तो ये घेरा कैसा हो जाएगा, हिम में बदल जाएगा। ठीक है, हिम का मतलब बर्फ का रूप धारण कर लेगा। ये धूल के क्या है कणों के ऊपर बर्फ जम जाएगी और जब रात का टाइम है, चंद्रमा आ गया, चंद्रमा की जब किरण पड़ेगी इसके ऊपर तो ये थोड़ी थोड़ी चमकनी शुरू हो जाएगी। तो बादलों के रूप में जो है ये चमकते हुए दिखते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, निशादीप्त बादल भी कहते हैं। आगे देखिए पृथ्वी की सतह से मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है। पृथ्वी की अगर हम सतह देखें, देखिए ये पृथ्वी है और ये मध्य मंडल है आपका। ठीक है, ये मध्य मंडल है तो यहाँ पर ऊंचाई जो है 80 किलोमीटर है। यहाँ पर आपके समताप मंडल है, समताप मंडल पर कितनी ऊंचाई है, 50 किलोमीटर है। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। और अगर आप क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल में कितनी है, क्षोभ मंडल में है आपके 12 किलोमीटर तक। ठीक है, क्षोभ मंडल जो है 12 किलोमीटर तक है ऊंचाई, फिर है समताप में 50 किलोमीटर, फिर है मध्य मंडल में 80 किलोमीटर। मध्य मंडल में तापमान जो है वो बढ़ता है, मध्य मंडल में तापमान वापस से क्या होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। आयन मंडल की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से है, तो पृथ्वी की सतह से अगर आयन मंडल की ऊंचाई देखिए, ये पृथ्वी है और ये क्या है, ये आयन मंडल है। तो यहाँ पर 80 से लेकर 640 मीटर तक की ऊंचाई है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर तक की ये पृथ्वी है, ये क्षोभ मंडल है, ये आपका समताप मंडल है, ये मध्य मंडल है, ये आपका आ गया ताप मंडल है ना। ताप मंडल का ये जो परत है ये तो है आयन मंडल, ये बीच वाला, और जो ये बाहरी परत है ये है बहिर्मंडल। तो देखिए यहाँ 80 डिग्री होगा और यहाँ पर 640 डिग्री होगा, तो 80 से लेकर 40 डिग्री 640 किलोमीटर, 80 से 640 किलोमीटर इन दोनों की दूरी। आयन मंडल की परतें कौन कौन सी हैं, तो एक बार देख लेते हैं आयन मंडल की परतें। आयन मंडल की देखिए 4 परतें होती हैं। डी परत, ये जैसे आयन मंडल है इसकी एक तो परत हो गई डी परत है ना, एक मिनट, ये हो गई डी परत, ये 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक होती है, ये हो गई 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक। फिर यहाँ पर जो है ये है ई परत, ई परत जो है ये होती है 100 से लेकर 150 तक। फिर ये हो गई एफ परत, एफ परत कितनी होती है, 150 से लेकर 400 किलोमीटर। और फिर ये है आपकी जी परत और ये कहाँ तक है, 640 तक, 400 से लेकर 640 तक। तो इस प्रकार से ये जो है आयन मंडल की परतें होती हैं। आयनीकृत जो कण होते हैं उनकी वजह से ये मंडल क्या कहलाता है, आयन मंडल कहलाता है। अंतरिक्ष से आने वाली उल्काओं से हमारी रक्षा कौन करता है, तो आयन मंडल ही करता है अंतरिक्ष से आने वाली उल्काओं से हमारी रक्षा। ये प्रश्न पूछा गया है, रेडियो तरंगों को अपने यहाँ से पृथ्वी की ओर लौटा देता है, कौन लौटा देता है, आयन मंडल लौटा देता है। देखिए दूसरी जो किरणें होती हैं, जो तरंगे होती हैं उनको भी आयन मंडल लौटा देता है, और जो आपके रेडियो तरंगे हैं उनको भी पृथ्वी की ओर वापस लौटा देता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से आयन मंडल की ओर गई और ये वापस यहाँ पर भेज देगा इन रेडियो तरंगों को। बहिर्मंडल की, यह बहिर्मंडल की ऊंचाई कितनी है,
640 किलोमीटर से आगे अंतरिक्ष तक। देखिए जो ये आयन मंडल है, ये रहा आयन मंडल, इस आयन मंडल की आखिरी परत जो होती है वो बहिर्मंडल कहलाती है। इससे आगे जो है हमने अभी तक खोज नहीं की है, खोज चल रही है, तो इसके बारे में, बहिर्मंडल के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं पता है। इतना पता है कि ये जो है 640 किलोमीटर से लेकर आगे अंतरिक्ष तक जो है बहिर्मंडल आता है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी जो है अभी हमें नहीं पता। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? सबसे ऊपरी परत आयन मंडल मानी जाती है, अगर ऑप्शन में बहिर्मंडल न हो तो। अगर ऑप्शन में बहिर्मंडल है तो बहिर्मंडल मानी जाएगी। उत्तर ध्रुवीय ज्योति, जिसको कि सुमेर ज्योति कहते हैं, ये कहाँ पर उत्पन्न होती है? आयन मंडल में उत्पन्न होती है। इसको आगे इसके दो नाम होते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे और वहाँ पर आपको समझाएंगे कि क्या होती है उत्तर ध्रुवीय ज्योति। दीर्घ तरंगे आयन मंडल की किस परत से टकराकर पृथ्वी पर वापस आती हैं? तो देखिए दीर्घ तरंगे जो हैं, जो डी परत थी आयन मंडल की, हमने डी परत की बात की थी, जो पहली परत मानी गई है, फिर उसके बाद ई है, फिर उसके बाद एफ है ना, उसके बाद जी है। ये आयन मंडल की 4 परतें हैं। तो दीर्घ तरंगे जो हैं वो आयन मंडल की, ये जो पृथ्वी है यहाँ पर डी जो है, दीर्घ तरंगे जो हैं वो आयन मंडल की डी परत से टकराकर पृथ्वी की ओर वापस चली जाती हैं। उससे जो छोटी तरंगे होती हैं, लघु तरंगे जो होती हैं, देखिए रेडियो तरंगे अलग हैं, रेडियो तरंगों की बात नहीं हो रही, रेडियो तरंगे भी वापस पहुंच जाती हैं और दीर्घ तरंगे अलग होती हैं, लघु तरंगे अलग होती हैं। तो लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से टकराकर वापस जाती हैं? तो ये पृथ्वी है और ये हो गई डी तरंग, उसके बाद ई और फिर उसके बाद एफ तरंग। ठीक है, तो एफ तरंग से वापस जाती हैं कौन सी तरंगे? लघु तरंगे जो हैं आयन मंडल की एफ परत से पृथ्वी की ओर वापस टकराकर लौट जाती हैं। उसके बाद मध्य तरंगे जो हैं वो आयन मंडल की किस परत से टकराकर पृथ्वी पर वापस जाती हैं? तो ये हो गई डी परत, फिर हो गई ई परत और ये हो गई धरती, पृथ्वी। तो पृथ्वी पर ये टकराकर वापस चली जाती हैं ई परत से। ठीक है, तो मध्य तरंगे जो हैं वो आयन मंडल की ई परत से टकराकर वापस पृथ्वी की ओर चली जाती हैं। आगे है बहिर्मंडल के उत्तरी ध्रुव पर कौन सा ध्रुवीय प्रकाश पहुंचता है? अभी देखिए हमने बात की थी कौन से प्रश्न की? उत्तर ध्रुवीय ज्योति या फिर सुमेर ज्योति, वही है ये उत्तर ध्रुवीय ज्योति। ठीक है, या इसको सुमेर ज्योति भी कहा जाता है। तो उत्तरी ध्रुव पर बहिर्मंडल के कौन सा ध्रुवीय प्रकाश पहुंचता है? तो वो है ऑरोरा नहीं है, ये है ऑरोरा बोरिलियस प्रकाश कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है ये, देखिए बहिर्मंडल की जो तरंगे हैं, है ना, वो ये हो गई डी परत, ये हो गई आपकी ई परत, ये हो गई एफ और ये हो गई जी परत। ये जो अंत वाली है जी परत, यहाँ पर क्या है? बहिर्मंडल विद्यमान है। ठीक है, तो बहिर्मंडल की जो तरंगे हैं वो जी परत पर वापस आती हैं। तो क्या होता है? एक प्रकाश जो है वो पहुंचता है किस पर? जी परत पर। दरअसल क्या होता है, सूरज की ओर से सौर ज्वालाओं की वजह से प्रकाश उत्पन्न होता है और ये जी परत पर आ जाता है। देखिए सिंपल सा बताते हैं आपको, ये बहिर्मंडल है, जैसे बहिर्मंडल है ना, ये बहिर्मंडल है, ये आखिरी परत है। यहाँ पर क्या होता है? सूर्य है, सूर्य से जो प्रकाश या आप कह लीजिए सौर ज्वालाएं होती हैं वो क्या करती हैं? इस परत पर प्रकाश उत्पन्न करती हैं। वो प्रकाश जो है अगर वो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचता है, तो वो कहलाता है ऑरोरा बोरिलियस, और अगर वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचता है तो वो कहलाता है ऑरोरा ऑस्ट्रलाइड। आगे हम बात करते हैं बहिर्मंडल के दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा ध्रुवीय प्रकाश पहुंचता है? ऑरोरा ऑस्ट्रोलिस पहुंचता है, यानी कि सूरज की ओर से सौर ज्वालाओं की वजह से एक प्रकाश उत्पन्न होता है जो बहिर्मंडल पर प्रकाश करता है। अगर वो उत्तर ध्रुव पर प्रकाश उत्पन्न करे तो वो कहलाता है ऑरोरा बोरियलिस, और अगर वो दक्षिणी ध्रुव पर प्रकाश करे तो वो कहलाता है ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने 53 प्रश्न देखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।